बहुत भाव देती है और आए दिन अपने मायके कुछ न कुछ भेजती रहती है। एक रोज कविता का फोन अंजू को आता है। दीदी आप तो जानती हो मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे और भाई भी नहीं है मेरा। हाँ भाभी, मैं तो सब जानती हूँ, लेकिन आप ये बात क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? भाई ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं दीदी, आपकी भैया ने कुछ नहीं कहा। वो इतने दिनों से कहीं गई नहीं हूँ ना, तो मेरा ही मन कर रहा है कहीं जाने का। अरे तो मेरा घर तो है ही, यहाँ आ जाइए, ये भी तो आप ही का घर है। भाभी, जब भी आपका मन ना लगे या आपको कहीं भी जाने का मन हो रहा हो तो सीधा यहाँ चली आइएगा। ठीक है दीदी, मैं आज ही इनके साथ आ जाती हूँ वहाँ। तभी संजय दोनों की बात सुनकर कहता है, तुम्हारे मायके वाले जब देखो यहीं पड़े रहते हैं, फिर भी तुम्हारी भाभी ऐसे कह रही है जैसे कभी आई ही ना हो। देखो जीना, अपनी लड़ाई एक तरफ, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में एक शब्द मत कहना, नहीं तो घर में हड़ताल हो जाएगी। अरे भाई, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारे आगे कुछ बोल सकूं। मेरे मायके वाले मेरे एक बार फोन करते ही तुरंत मेरी जरूरत पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये सब सुनकर कबीर कहता है, जस्ट चिल मम्मी, पापा तुम्हें छेड़ते और तुम हो कि भड़क जाती हो। अरे बेटे, तू कहाँ चला इतनी जल्दी? आज दुकान साफ करवाना है तो मुझे जल्दी जाना होगा। हाँ बरखुदार, अब बड़े हो गए। आज मुझे कह रहे हो ना बच्चों, तेरी शादी होगी तब पूछूंगा तुझसे। कबीर मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। कविता संजय की ओर देखकर कहती है, बात तो आपने सही कही है, अब कबीर की शादी करवा देनी चाहिए हमें, इस बच्चे की भी उम्र हो गई है। अरे क्यों अब उसे भी मेरी तरफ भीगी बिल्ली बनाना चाहती हो? पहले मैं भी कभी कबीर की तरह शेर हुआ करता था। अंजू घूर कर संजय को देखती है और संजय उठकर वहां से चला जाता है। चलता हूँ मैं भी दुकान, कबीर अकेला क्या क्या करेगा। फिर अपनी भाभी के लिए अंजू खाना बनाने लगती है। आज भाभी के पसंद का ही सब कुछ बनाती हूँ, बेचारी को मायके की याद आ रही है। अंजू खाने में फुल्की, गट्टे की सब्जी, बेसन का हलवा और पुलाव बनाती है। ये सब बनाने में उसे अच्छा खासा वक्त लग जाता है और इतने में ही कविता और नकुल भी घर पहुंच जाते हैं। अपने भाई भाभी को देखकर अंजू के चेहरे पर रौनक छा जाती है। आओ भाभी आओ, आज तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया है। दीदी अब क्या हमेशा आप ही काम करती रहोगी? मुझे भी तो इच्छा होती है कि अपने भांजी की बहू के हाथ का खाना खाओ। अब आप ना कबीर की शादी कर दो। अरे सोच तो मैं भी यही रही हूँ। सोचना क्या है, आप कर ही दो। शादी कर दोगे तो ठीक रहेगा, वरना किसी लड़के के चक्कर में फंस गया ना तो बस हो गया, गई भैंस पानी में। फिर तो बेटे को अपने पल्लू से बांध कर घूमोगी। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आज से ही लड़की देखना शुरू करती हूँ। दीदी शादी में मैं तो लहंगा ही पहनूंगी, पहले से कह देती हूँ। अरे हाँ भाई हाँ, आपकी इकलौते भांजे की शादी है, जो पहनना है पहन लेना। अंजू और कविता ननद भाभी कम, बहन ज़्यादा लगती है। हर तरह की बातें दोनों एक दूसरे से करती हैं। खा पीकर पूरे दिन रहकर कविता नकुल के साथ वापस चली जाती है। उधर रात को अंजू संजय से कहती है, बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दो, भले दहेज ना मिले लेकिन लड़की हीरा हो। हाँ हाँ देखता हूँ, अब कबीर की शादी हो जाना ज़रूरी है। दिन बीतने लगते हैं। अंजू और संजय दोनों अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देते हैं कबीर के लिए लड़की ढूंढने में। फिर एक रोज संजय अंजू से कहता है, इतनी लड़की देखी लेकिन कोई समझ में ही नहीं आ रही, और जो समझ में आ रही है उससे कुंडली मैच नहीं हो रही। हाँ पर अब क्या किया जाए? करना क्या है? याद है कबीर के साथ एक लड़की पढ़ती थी, ईशा, एक बार वो घर पर भी आई हुई है। मुझे तो वो लड़की पसंद है, क्या कहती हो? हाँ ठीक है, बात चला कर देखते हैं। संजय ईशा के घर वालों से बात करता है और ईशा के घर वाले इस रिश्ते के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। दोनों की कुंडली भी बकायदा मिल जाती है। इधर जैसे ही अंजू कबीर को सारी बातें बताती है, कबीर एक पल के लिए तो शांत हो जाता है। उसके मन में एक लहर सी उठने लगती है और वो मन ही मन कहता है, ईशा, जिस लड़की को आज तक मैं अपने मन की बात नहीं बता पाया, आज वो लड़की खुद ही मेरी पत्नी बनकर आ रही है। भगवान तेरी भी माया गजब है। अंजू कबीर को हिलाकर कहती है, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तुझे ईशा पसंद नहीं है क्या? मुझे तो लगा जो मैं पसंद करूंगी तुझे भी पसंद होगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। मैं तो जानती थी कि मेरा बेटा मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता।
कबीर का रिश्ता तय होने की खुशी में अंजू अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों में मिठाइयाँ बंटवाती है और कविता को फ़ोन करके कहती है, भाभी तुम्हारे भांजे की शादी पक्की हो गई है, अब भांजे की बहू के हाथ का खाना ही खाना। क्या खुशखबरी सुनाई हो दीदी, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। दिन बीतने लगते हैं। कबीर और ईशा की शादी अच्छे से हो जाती है। शादी होकर जैसे ही ईशा घर आती है, उसकी मामी सास कविता उससे कहती है, बहुरिया आ गई है दीदी, अब हम इसी के हाथ का खाना खाएंगे। क्यों बहुरिया? जी मम्मी जी। पैर तो दबाने जानती हो ना बहुरिया? अब हमने भी अपनी सास और दीदी के पैर बहुत दबाए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पैर भी कोई दबाए। क्या दीदी? अब तुम और तुम्हारी बहू समझो, इन सब में मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। अरे क्या हुआ बहू, बोलो भी कुछ। वो मामी जी, आजकल के लोग ये सब नहीं मानते हैं, और मैंने तो आज तक किसी के पैर दबाने तो दूर छुए भी नहीं है। पैर वैर दबाना मेरे बस में नहीं है, मेरे तो हाथ खुद ही दुखते रहते हैं। ईशा की बात सुनकर कविता अंदर से मड़मड़ा जाती है और दांत पीसते हुए कहती है, दीदी मुझे नींद आ रही है, मैं जाती हूँ कमरे में सोने। कविता सोने चली जाती है। इधर अंजू कबीर से कहती है, कबीर तू भी बहू को लेकर कमरे में चला जा, वो भी थक गई होगी, आराम कर लेगी। जी मम्मी। कबीर और ईशा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह ईशा आराम से सोई रहती है और कविता अंजू से आकर कहती है, दीदी आज तो मैं वापस चली जाऊंगी, जाकर पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ हाँ कर लेना, अभी बहुत टाइम है, बहू के हाथ का खाना खाकर जाना, इतनी क्या हड़बड़ी है। कविता मुंह बनाकर कहती है, दीदी अभी तक तो बहू उठी भी नहीं, बहुरिया खाना क्या बनाएगी? कल आते ही क्या कहा उसने, भूल गई क्या आप? अरे नहीं, मुझे याद है, आज पहला दिन है तो रहने दो, कल से खुद ही उठ जाएगी। दीदी हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई किसी बड़े से कह दी कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन बहू का तो बहुत कलेजा है। अरे मन ही रखने के लिए कह देती कि हाँ पैर दबा दूंगी, कौन सा मैं उससे पैर दबा लेती, लेकिन नहीं, उसने तो सीधा कह दिया मुझसे नहीं होगा। अरे भाभी उसकी बात छोड़ो ना, अभी बच्ची है, अपने कबीर की क्लासमेट ही तो है। अच्छा तो ये बात है, तभी कबीर से इतना चटर चटर कर रही थी स्टेज पर ही। मेरी शादी के वक्त तो मैंने इनको नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, बात करना तो बहुत दूर की बात है। अरे भाभी पहले और आज में बहुत अंतर है। कविता मुंह बनाकर कह रही थी कि इतने में ही ईशा वहां आकर अंजू और कविता के पैर छूती है। कैसी नींद आई बेटा तुम्हें? अच्छी मम्मी जी, मैंने तो अलार्म भी लगाया था लेकिन नींद ही नहीं खुली। मम्मी जी मैं आती हूँ अभी। ईशा कबीर के पास जाकर तस्वीरें लेने लगती है। कबीर आज से नहीं, ऐसे करो ना, आज हमारा फर्स्ट डे है, कुछ अच्छी तस्वीरें होनी चाहिए ना, फॉर लाइफ टाइम। क्यों नहीं, लाओ पहले मैं तुम्हारे सिंगल पिक्स ले लूँ, फिर साथ में लेंगे। नहीं यार, हमेशा सिंगल पिक्स ही तो लिया, अब तो डबल लेने दो। दोनों हंस हंस कर तस्वीर लेने लगते हैं। कविता ये सब देखकर अंजू से कहती है, देखा दीदी कैसे तस्वीरें ले रही है, मुंह ऐसे तो कभी मुंह वैसे। स्टेज पर भी दोनों खूब बातें कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि अरेंज मैरिज है दोनों की। अब मुझे क्या है भला, पैर दबाने के नाम से इसके हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन फोटो लेने में तो मुंह और हाथ दोनों गजब चल रहे हैं। अरे भाभी ये सब छोड़ो ना, चलो बहू के मायके से क्या क्या आया है वो तुम्हें दिखाती हूँ। अंजू और कविता ईशा के मायके से आए सामान देखने लगती है। इधर ईशा नाश्ता बना लेती है और सबको नाश्ते के टेबल पर आने के लिए कह देती है। सब टेबल पर आते हैं तो ईशा कहती है, मम्मी जी खाना कैसा बना है बताइए। खाना तो बहुत स्वाद बना है। सच में, मैं ना बहुत थक गई हूँ खाना बनाने में, अब खाकर सीधा सो जाऊंगी। कविता ईशा का मुंह देखने लगती है और अपनी आंख की भुएं चढ़ाते हुए मन में कहती है, नाश्ता बनाने में महारानी थक गई, और मुझसे तो इसकी सास पूरी बारात का खाना बनवाती थी। मुझे क्या है, मैं कौन सा यहाँ रहने आई हूँ, अपने आप समझेगी दीदी। ईशा कविता को हिलाकर पूछती है, मामी जी खाना कैसा बना है, आपने कुछ कहा नहीं, सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। सबने कहा अच्छा है तो अच्छा ही है। मुझे नेक नहीं देगी क्या, मेरा हक बनता है ना लेने का। नेक कौन सी बड़ी चीज़ है, जो चाहिए ले ले। ठीक है, तो आपके गले का ये हार मुझे दे दीजिए, मुझे ये बहुत पसंद है। हार के नाम से ही कविता की सांसें रुकने लगती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। कविता मन ही मन सोचती है,
नासपिटी को कुछ और नहीं मिला था क्या? मेरा ही हार चाहिए उसे। काम तो कुछ किया नहीं मेरा, लेकिन क्या करूं, दीदी के सामने मना भी नहीं कर सकती। तभी कबीर कहता है, क्या हुआ मामी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ईशा तो मजाक कर रही है। ईशा, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा हार ला दूंगा। मामी का तो डरा दिया तुमने। कविता को लगता है कि उसकी इमेज उसकी ननद के सामने खराब हो जाएगी, इसलिए वो कहती है, अरे इसमें डर कैसा, हार ही तो है। ईशा मेरी इकलौती भांजे की बहू है, ले ले बेटा। कविता अपना हार निकाल कर ईशा को दे देती है। ईशा हार पहन लेती है और कविता को हक करते हुए कहती है, थैंक यू मामी जी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेलकम वेलकम। अच्छा कबीर, मुझे स्टेशन छोड़ देना, मैं जाऊंगी अब। ठीक है मामी। कविता अपने घर वापस चली जाती है और पूरे रास्ते अपने हार को रोती रहती है। उसके मायके से क्या आया मेरे लिए? बस एक सस्ती वाली सी साड़ी। दिन बीतने लगते हैं। ईशा और अंजू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगती है। अंजू ईशा को बहू नहीं, बेटी की तरह समझती है। एक रोज ईशा अंजू को फोन चलाना सिखा रही थी, तब उसमें एक ऐड आती है, करवा चौथ स्पेशल। मम्मी जी, करवा चौथ आ रही है क्या? हाँ, आ तो रही है। मैं भी करूंगी, माई फर्स्ट करवा चौथ। अरे बेटा, इसमें पूरे दिन भूखे रहना होता है, तुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं करूंगी, मुझे बहुत मन है करने का। ठीक है, कर ले। कविता भी करवा चौथ यहीं करती है। मम्मी जी, आप मुझे मामी जी की ननद नहीं, सास लगती है। वो हर कुछ यही करती है क्या? ऐसा नहीं है बेटा, वो सुबह पहले सास बहू को सरगी देती है ना, और मेरी माँ नहीं रही तो मैं ही कविता को सरगी देती हूँ। वैसे भी वो बेचारी अकेली क्या करेगी वहाँ। पर्व त्योहार में अगर सब साथ में रहे तो ही मज़ा आता है। हाँ वो तो है मम्मी जी। मैं अपने लिए नई साड़ी लूँगी। जो मन है ले लेना, तेरा पहला करवा चौथ जो है। ईशा करवा चौथ की अपनी शॉपिंग चालू कर देती है। दिन बीतने लगते हैं। इधर कविता करवा चौथ से ठीक 2 दिन पहले आ जाती है। उसी दिन ईशा पार्लर वाली को घर बुला लेती है। कविता पार्लर वाली को देखकर अंजू से कहती है, दीदी इसे आपने बुलाया है क्या? अरे नहीं भाभी, मैं कहाँ ये सब करती हूँ, बहू ने बुलाया है इसे, उसका पहला करवा चौथ है ना। बहू कर रही है क्या करवा चौथ? सब दिखावे के लिए, बाहर सबको दिखाना जो होगा, भूखी हूँ मैं, ये वो। सिंपैथी कैसे लेगी? बस पैसा फूके जाना है कबीर का। अरे तुम क्यों अपना खून जलाती हो भाभी, आजकल का यही ट्रेंड है, जाने तो। तुम हाथ मुंह धोकर चाय पियो, अभी अभी तो आई हो। कविता की नज़रें ईशा पर ही लगी रहती है। ईशा अपने बाल हाईलाइट करवा लेती है। अगले दिन अंजू ईशा से कहती है, ईशा कल सुबह 4 बजे उठकर सरगी खा लेना और रात को जल्दी सो जाना बेटा। मम्मी जी, रात को मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, लगवा लेना। ईशा उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कविता अंजू से कहती है, दीदी याद है, हम तो खुद कूपी लाकर मेहंदी अपने आप लगा लेते थे, अभी 500 रुपये लग जाएंगे। पति का पैसा बस आग लगाना है। व्रत के नाम से इसकी हवाएं उड़ जाती है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, और आज लोगों को दिखाने के लिए इतने ड्रामे कर रही है। शादी में इसे इतनी महंगी चूड़ियाँ दी, लेकिन मजाल है कि पहन ले, हाथ में बस एक कड़ा रहता है। अपने लिए इतना कुछ खरीद कर आई दीदी करवा चौथ के नाम पर, लेकिन आपको क्या दिया? कुछ नहीं। वैसे नियम से तो मुझे भी देना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं दिया तो क्या हुआ, आपको ही दे देती। मुझे तो शादी में भी एक सस्ती वाली सी साड़ी दे दी। दीदी नखरे बहुत है इसके। जाने दो ना भाभी, उसने नहीं दिया तो मैं दे दूंगी, तुम क्यों अपना मूड खराब करती हो? तुम भी जाकर मेहंदी लगवा लो, पैसे मैं दे दूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे क्या है, बहू जो करे। अगले दिन कविता सरगी के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। ईशा सोई रह जाती है। अंजू ईशा के कमरे में जाकर उसे उठाकर सरगी देती है। मम्मी जी, वो रात को बहुत देर से सोई थी तो लेट हो गया, मैं सरगी खाकर सो जाऊंगी। हाँ हाँ, सो जाना बहू। कबीर ईशा के आगे पीछे करने लगता है। खा पीकर ईशा सो जाती है और सुबह देर तक सोई रहती है। कबीर सारे काम खुद ही करता है। ये सब देखकर कविता कहती है, दीदी देखा आपने, कबीर जोरू का गुलाम बन गया है, सुबह से बहू के आगे पीछे कर रहा है। और वो महारानी के ड्रामे तो देखो, अभी उठे 2 घंटे हुए नहीं कि उसके माथे में दर्द होने लगा
और कबीर कभी बाम तो कभी दवाई दे रहा है उसे। आज तक उसने पानी गर्म नहीं किया और आज बहू के लिए चाय बना रहा है। अच्छा है ना भाभी, कम से कम इसी बहाने कुछ तो सीखेगा। दीदी 10 बार चाय पी लेंगे, काजू खा लेंगे तो काहे का व्रत। आजकल की बहुएं पति को गुलाम और सास ससुर को नौकर समझती हैं। शाम में ठीक 4 घंटा तक तैयार होती रहेगी, तब उसका सर दर्द खत्म होगा। तभी संजय वहां आकर कहता है, आज के ज़माने में हमारी बहू हीरा है, हीरा। कविता उठकर वहां से चली जाती है और शाम होते ही पार्लर वाली आ जाती है। पार्लर वाली को देखते ही कविता कहती है, लो अब पूरा अपने पति को लुटवा कर मानेगी। फिर से बुलवा ली पार्लर वाली। अभी तक कम खर्च किए हैं कि और बाकी रह गया था ये। बहू ने कहा तो नहीं कुछ मुझे कि पार्लर वाली आएगी। दीदी आज ये नहीं बताया, कल और कुछ नहीं बताएगी। अंजू उसी वक्त उठकर ईशा के पास जाने को होती है। इतने में ही ईशा वहां आकर पार्लर वाली से कहती है, दीदी ये मेरी मामी सास है और ये मम्मी जी, आप आज इन दोनों का मेकअप अच्छे से कर दीजिएगा। आज ये दोनों भी मुझसे कम नहीं लगनी चाहिए। जी ठीक है। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, भाभी तैयार हो जाएंगी। अब मैं इस उम्र में ये सब करवाऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मम्मी जी ये कौन सी बात हुई, उम्र कुछ नहीं होता, आपको तैयार होना ही पड़ेगा। कविता और अंजू एक दूसरे का मुंह देखने लगती है और ईशा वहां से चली जाती है। पार्लर वाली दोनों को तैयार करने लगती है। तब अंजू कहती है, देखा भाभी, मेरी बहू हमें काम वाली नहीं समझती और ना ही अपने पति को गुलाम। अंजू और कविता दोनों तैयार हो जाती हैं। इतने में ही चांद उग जाता है और सब आवाज़ देने लगते हैं, चांद आ गया, चांद आ गया। जैसे ही अंजू और कविता कमरे से निकल कर आती हैं तो कबीर कहता है, असली चांद तो अभी आया है। सही कहा भांजे। तीनों कविता, अंजू और ईशा चांद की पूजा कर अपना व्रत खोलती है। अगली सुबह कविता उठकर अपने जाने की तैयारी करने लगती है। तभी ईशा वहां आकर एक साड़ी कविता को देते हुए कहती है, मामी जी ये आपके लिए, मैंने मम्मी जी के लिए भी एक ऐसा सेम लिया है। बहू मुझे माफ़ कर दे बहू, तू बहुत अच्छी है। मैंने तेरे लिए कैसा कैसा सोचा और तूने मेरे लिए इतना सोचा। पूरी जिंदगी में मैं पार्लर से कभी तैयार नहीं हुई। मामी जी, बहू नए ज़माने की हो या पुराने ज़माने की, लेकिन सबको मानने वाली हो तेरे जैसी। क्यों दीदी,